साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी क्लासेस अभी आपको करवा रहे हैं वो आप जरूर देखिए। साइंस के जो स्पेशली क्लास हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और पिछले 5 वर्षों में रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। वो मोस्ट PYQ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज भी इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली बायोलॉजी का क्लास देखेंगे जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आपका रहने वाला है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो क्लास आपको देखना ही है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। देखिए, लोहा, मैग्नीज, क्लोरीन ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है ना ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये द्वितीयक पोषक तत्वों में आता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर याद रखना। बाकी लोहा, मैग्नीज, क्लोरीन, इसके अलावा देखिए जिंक, कॉपर, मैग्नीज तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, आयरन, बोरोन, इसके अलावा मोल्बिडेनम, ये सभी जो है ना साथियों ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो है ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। और याद रखना, फर्स्ट प्राथमिक पोषक तत्व अगर आपसे पूछे तो पौधों में या पादपों में जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और पोटासियम। ठीक है, आगे देखिए, पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगर आप जल करोगे ना तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जल और घुले हुए खनिज भी है ऑप्शन में, तो ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि जाइलम जो है ये जल और खनिज दोनों का ही संचरण या परिवहन करता है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है। तो भाई वृद्धि गतिविधि का निरोध कौन करता है, तो एब्सिसिक एसिड जो है ना ये वृद्धि को रोकता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। अगला, स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है। बताइए, स्टार्च जो है वो निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है, तो करेक्ट होगा कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है ना साथियों। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीरोफाइट की विशेषता नहीं है। जीरोफाइट कुल के जो पौधे हैं उनकी विशेषता इनमें से कौन सी एक नहीं है। इसमें छोटी पत्तियां होती है, मोमी, उपत्वचाओ होते हैं, गर्त में रंध्र होता है, लेकिन स्टोमेटा की बड़ी संख्या नहीं होती है जीरोफाइट कुल के पौधों में, तो यही आपका विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलोफाइट पादप वह है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मृदा पर उगते हैं। बताइए, जो हेलोफाइट पादप होते हैं वो किस श्रेणी की मिट्टी पर पाए जाते हैं या उगते हैं, तो करेक्ट आएगा लवण मृदा में, यानी जिन मिट्टी में आपका सॉल्ट होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में संवहन पुल का भाग नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पादपों में संवहन पुल का भाग इनमें से कौन सा नहीं है। फ्लोएम है, जाइलम है, कैम्बियम भी है, लेकिन एंडोडर्मिस जो है ना ये पादपों में संवहन पुल का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंडोडर्मिस। देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। बताइए, इनमें से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो भाई करेक्ट होगा समुद्री जल में। साथियों, समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो है ना लगभग 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना। और आसुत जल की बात करें तो आसुत जल में जो ध्वनि की चाल होती है ये 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखना। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1531 मीटर पर सेकंड, और आसुत जल में भी याद रखना 1498 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखिए, जंतु कोशिकाओं में यानी एनिमल सेल में, ठीक है, कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन करता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या आंसर हो जाएगा, जंतु कोशिका में कौन सा अंग है जो बाहरी पदार्थों का पाचन करता है, याद रखिएगा लयनकाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लयनकाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जिसमें पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें पर्णहरित नामक पत्तियों के हरित वर्णक का उपयोग शामिल होता है। पत्ती में क्लोरोफिल को धारण करने वाली एकमात्र संरचना कौन सी होती है,
यार इतना लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन सिंपल सा आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में भर भर के ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव है? तो भाई फोम में याद रखिएगा, फोम। ठीक है, फोम यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें परिक्षेपण माध्यम एक द्रव होता है साथियों। ठीक है, यानी लिक्विड होता है परिक्षेपण माध्यम। अगला है, तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन से होते हैं? तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन से होते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है 35/17 होता है आपका, ठीक है, और एक होता है 37/17, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्लोरीन के दो स्थिर समस्थानिक होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः याद रखना। एक का मान, ये जो क्लोरीन 35 है, ठीक है, जो कि क्लोरीन का ही समस्थानिक है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 34.96 होता है, और जो क्लोरीन 37 होता है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान 36.95 होता है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा धातु है जिसको तेल में नहीं रखा जाता है? आंसर करिए। तो भाई सोडियम, पोटासियम, लिथियम तीनों को तेल में रखा जाता है, लेकिन रूबिडियम को तेल में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सोडियम, पोटासियम जो है ना काफ़ी क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है। आगे देखिए, पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है किस रूप में? यानी 3 में किया जाता है, 1 में नहीं किया जाता। देखिए, पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग पहले जान लेते हैं। पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग जो है ना उर्वरक के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, बारूद बनाने में भी करते हैं, लेकिन मांस उत्पादकों के परिरक्षक के रूप में पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करके, ठीक है, देखिए, टाट की बोरियों से ढक दिया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है, तेजी से होने वाले बाष्पीकरण को रोकने के लिए, जब तक कि जल योजन अच्छी तरह से ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है। बी में लिखा है, कंक्रीट संरचना को धूल के कणों से संदूषित होने से बचाने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करके टाट की बोरियों से ढक दिया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है? कि तेजी से होने वाले बाष्पीकरण को रोकने के लिए, जब तक कि जल योजन अच्छी तरह से ना हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, नीचे निम्नलिखित गैसों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, होते हैं ना भाई, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बी में लिखा है, हीलियम बिजली के बल्ब में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली गैस है। नहीं, हीलियम नहीं, ऑर्गन को भरा जाता है ना, हीलियम नहीं भरा जाता है, ये गलत है। सी में लिखा, अंतरिक्ष यानों में रॉकेट इंजनों में ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। डी में लिखा है, खाद्य पैकेजिंग में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का गैसीय रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, आप आलू चिप्स वगैरह खाए हैं ना, लेज, कुरकुरे, फूला हुआ रहता है, लेकिन जब लेज का एक 5 रुपया वाला जो है पैकेट अगर लेज का खरीदोगे ना, तो उसको फाड़ोगे ना, तो देखना उसमें जो है ना साथियों 5 पीस, बिल्कुल 5 पीस जो है ना आपको 5 ही निकलता है, लेकिन लगता क्या है कि पूरा भरा हुआ है, फूला हुआ है। वो फूला हुआ क्यों रहता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस भरने से होता क्या है कि वो जो भरा हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ होता है वो खराब नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांच के लिए सत्य नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन है जो कांच के लिए सत्य नहीं है? देखिए, ए में लिखा है, सोडियम सिलिकेट को जल विलय कांच के रूप में जाना जाता है। हाँ बिल्कुल जाना जाता है सोडियम सिलिकेट को जल विलय कांच के रूप में। बी में लिखा है, कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। सी में लिखा है, कांच के गलित द्रव्यमान के शीतलन पर क्रिस्टलता विकसित होती है। नहीं, ये तो नहीं होता है। डी में लिखा है, विभिन्न रंगीन सामग्रियों को मिलाकर रंगीन कांच बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कागज के विरंजन में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोराइड का साथियों, क्लोराइड, ठीक है, या फिर इसको पोटासियम परसल्फेट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है। इसको जो है ना हम पोटेशियम, याद रखना ये नाम, पोटेशियम परसल्फेट के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? कागजों में विरंजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में ऊष्मा अंतरणों में से कौन सा संवहन का एक उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा एक संवहन का उदाहरण है? ए में लिखा है माइक्रोवेव ओवन में भोजन को गर्म करना, ठीक है। देखिए साथियों, इसमें जो है ना बायोलॉजी, केवल जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं है, इसमें जो है आपके फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादातर बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, लेकिन नहीं, बायोलॉजी के केवल नहीं है, इसमें केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स के भी क्वेश्चंस है। बाय मिस्टेक आपको जो है ना बायोलॉजी बता दिए थे। देखो, निम्नलिखित में से ऊष्मा अंतरणों में से कौन सा संवहन का एक उदाहरण है? माइक्रो ओवन में भोजन को गर्म करना, नहीं। गैस स्टोव पर एक बर्तन में जल का उबलना, बिल्कुल संवहन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी में लिखा है धूप में गर्मी महसूस होना, नहीं। किसी पीतल की छड़ के एक सिरे को गर्म करना और दूसरे सिरे पर तापमान में वृद्धि का अवलोकन करना, यह भी संवहन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जल की सूक्ष्म बूंदे से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है? तो भाई जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनता है ना, इस परिघटना में क्या शामिल होता है? तो सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, जिसको आप बोलते हैं पुनः आंतरिक परावर्तन। आगे देखिए, सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं, किस प्रकार का ये त्रिभुज बनाते हैं? तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, याद रखिएगा, ये इसको आपको रट ही लेना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? साथियों याद रखना सीजियम, ठीक है, सीजियम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? तो रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व है जो सम्मिलित होता है? याद रखिएगा पोटेशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त की जल मात्रा में नियंत्रण के लिए कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? याद रखिएगा पोटेशियम। निम्न में से कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? भाई इनमें से कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? देखो करेक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मैग्नीशियम, जो कि पर्णहरित में सहायक होता है साथियों, ठीक है। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, उस बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला है केल्विन तापमान, ठीक है, यानी देखिए केल्विन तापमान और सेल्सियस तापमान के बीच सही संबंध निम्न में से कौन सा है? तो भाई मैंने आपको बताया था साथियों कि अगर आपको केल्विन से, ठीक है, देखिए केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना है तो जितना केल्विन में माप है और जो सेल्सियस उसको जो है ना माप करना, ये नहीं, देखो जितना सेंटीग्रेड का मान है, मान लेते हैं जैसे कि देखो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 200, कितना होता है केल्विन में पूछा है कितना होता है 210 डिग्री सेल्सियस, है ना, 210 डिग्री माफ करना 310 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 273 का मान हम जोड़ देंगे, 273 जो कि परम शून्य ताप होता है, तो ये 310 बन जाएगा, देखो, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना ये जो सेंटीग्रेड का मान है उसको फ़ारेनहाइट मान से जब हम जोड़ देंगे तो वो टेम्परेचर का मान जो है जो आएगा, यही जो है केल्विन और सेल्सियस के बीच का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ध्वनि तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है? हवा में रखे हुए तांबे के तार से गुजर सकती है क्या? बिल्कुल गुजर सकती है। हवा में रखी हुई चांदी की पट्टियों से भी गुजर सकती है, पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म से भी गुजर सकता है, लेकिन निर्वात में रखा हुआ लकड़ी को खोखला पाइप से नहीं गुजर सकता है, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात यानी वैक्यूम को पार नहीं कर सकती है। अगला, वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी एक असली मछली है? भाई इनमें से कौन सी एक ट्रू फिश है? याद रखिए करेक्ट आएगा उड़न फिश, उड़न मीन जो है ना साथियों, ये असली मछलियाँ होती है जो कि मीन वर्ग से संबंधित होती है, याद रखिए। प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होता है? भाई देखिएगा साथियों, वसा संग्रहित होता है किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में? तो याद रखना एडिपोसाइट में, एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है?
बताइए लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा गोल्जी काई से साथियों, गोल्जी काई यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लाइसोसोम जो है ना, इसको कोशिका की पाचन थैली या फिर कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देखिए अंतरप्रद्रव्य जालिका या अंतद्रव्य जालिका आबद्ध राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के भीतरी थाइलाकॉइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली की कितनी तहों से होकर गुजरना होगा, तो भाई करेक्ट होगा साथियों 4 तहों से होते हुए। इसको भी आप याद रखिएगा, रट ही लेना। निम्न में से किस कारण से वायुमंडल रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं, तो किस कारण से वायुमंडल में रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु का प्रसार और संपीड़न के कारण। आगे देखिए वर्षण की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा प्रायोज्य है, तो भाई याद रखिए वर्षण की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा प्रायोज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है बादल जो हिमकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो आपका सही है, बादल जो हिमकरण परे बेहद नहीं, सभी प्रकार के बादल नहीं। ऑप्शन नंबर है वह बादल जो हिमकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं, तो याद रखना ये वर्षण की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए प्रायोज्य है या उत्तरदायी है। फोटोग्राफर, देखिए फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है। निम्न में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण यह चमक होती है, तो याद रखिएगा जिनॉन के कारण। जिनॉन जो कि एक आदर्श गैस है साथियों, याद रखना जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है? यौगिक में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है? संगठन परिवर्तनशील होता है क्या? यौगिक में नहीं होती है। यौगिकों के सभी कण केवल एक प्रकार के होते हैं? बिल्कुल। यौगिकों के कणों में 2 या 2 से इससे अधिक तत्व होते हैं? बिल्कुल। सामान्य भौतिक विधियों से यौगिकों के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्न में से किससे निरूपित होता है? ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि, बताइए किससे निरूपित होता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमिति का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध किससे निरूपित होता है? तो कैलोरीमिति के सिद्धांत से। आगे देखिए सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना कौन सा है? तो ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। किसी द्रव्य का दाब गहराई h के साथ, ठीक है, P बराबर P0 प्लस PgH के रूप में परिवर्तित होता है, जहां P जो है ना उस द्रव्य का घनत्व है। तो यह व्यंजक किससे संबंधित है? तो यह जो व्यंजक है ये पास्कल के नियम से संबंधित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए पास्कल के नियम से। अगला लसिका के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए ए में लिखा है लसिका कोशिकाओं में से रक्त स्राव के कारण बनती है। हाँ, लसिका तो कोशिकाओं में रक्त स्राव के कारण ही बनती है, सही है, ठीक है। बी में लिखा है लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी होती है, नहीं। रक्त परिसंचरण हृदय द्वारा भी लसिका परिसंचरित की जाती है, नहीं। लसिका केवल हार्मोन को ले जाने का कार्य करती है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है कि लसिका केशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है, बिल्कुल। प्राणियों में निम्न में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? बताइए किस प्रकार के प्राणियों में 3 चैम्बर का हृदय होता है? तो याद रखना उभयचर और सरीसृप में। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दुधिया कर देते हैं। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? तो भाई जो चूने के पानी को दुधिया कर देते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा वो जो अभिकार, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, जो कि चूने के पानी को दुधिया कर देते हैं। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? तो भाई याद रखना वे अभिकारक हो सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर ये अगर ऑप्शन में नहीं रहता कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो वही आपका आंसर हो जाता, ठीक है। निम्न में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? बताइए इनमें से किसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो याद रखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से। आगे देखिए निम्न में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है? तो भाई बताइए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कॉमन है? देखिए ए में लिखा है यह सभी द्विपरमाणुक है, नहीं।
ठीक है। कमरे के तापमान पर ये सभी गैस है, बिल्कुल ये सही है। ये सभी रंगीन है, नहीं। इन सभी की अभिक्रियाशीलता एक समान है, नहीं, सबका अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी कि कमरे के तापमान पर ये सभी गैस हैं। अगला है यौगिक। देखिए यौगिक जो है ना C7, H7 और NO2 में क्या है, बताइए इस यौगिक में क्या है। तो भाई देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो साथियों क्या है कि इसके एक अणु में 17 जो है ना परमाणु हैं। बिल्कुल इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो यार 17 परमाणु हैं। बिल्कुल इसके एक अणु में 17 परमाणु हैं। नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 दूनी 16 और 1 17। बिल्कुल। बाकी देखिए द्रव्यमान के अनुसार C और H के बराबर अणु हैं, नहीं, द्रव्यमान के अनुसार नहीं, गलत है ये। नाइट्रोजन परमाणु की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु का दुगना द्रव्यमान है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में नाइट्रोजन परमाणु का दुगना द्रव्यमान है, नहीं। इसके एक अणु में 17 परमाणु हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसमें देखिए ये इधर हो गए आपके ऑक्सीजन 8 दूनी 16 और नाइट्रोजन 1 इधर, ये आपका 17 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश उत्सर्जक, डायोड, लेजर, टेलीविजन सेट, ये सभी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन मोमबत्ती जो है ना ये रासायनिक ऊर्जा को, याद रखना मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है, तो पादपों का मुख्य अवशोषक अंग क्या होता है, जड़ और पत्ती होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जड़ और पत्ती दोनों ही। आगे देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। आहार का निर्माण करना है, गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन भी है, खाद और जल का चालन, ये जो है पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकत अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा। केवल जल का अभिगमन नहीं, जल और विलेय, या जैसे कि मैंने बताया था जल और खनिजों का अभिगमन करता है, तो ये बिल्कुल सही है। केवल विलेयों का अभिगमन नहीं, गैसों का अभिगमन नहीं। ऑप्शन नंबर बी जल और विलेयों का अभिगमन, क्योंकि जाइलम जो होता है ये जल और खनिज दोनों का ही संचरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, और अगर आप तैयारी करते हैं रेगुलरली तो आपको खुद पता है कि अभी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये क्वेश्चंस और क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।